हेलो फ्रेंड्स मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत मस्त होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। दोस्तों 1-2 मंथ्स का गैप हो गया था कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, लेकिन हम आज फिर से हमारी क्लासेस को रिस्टार्ट करेंगे। देखो, मुग़ल काल हम पढ़ रहे थे। मुग़ल काल में हम मुग़ल काल के जो स्थापक हैं बाबर, उनकी हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। मैं आपके साथ बहुत डिटेल में बाबर की हिस्ट्री शेयर कर चुका हूँ। शेरशाह सूरी और हुमायूं तक हम पहुँच गए थे, यानी कि जो मुग़ल बादशाह नंबर 2 हुमायूं है वहाँ तक हमने हिस्ट्री को पढ़ लिया है, वहाँ तक हमने हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया है। देखो, जो हिस्ट्री है एक बुक में अलग और दूसरे बुक में अलग आपको मिल सकता है देखने को। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया वो ब्रह्मास्त्र है। भाई हिस्ट्री है, एक राइटर कुछ पुरानी किताबों को पढ़ता है और कुछ अपना दृष्टिकोण मिलाकर एक नई बुक लिखता है और हम उसको पढ़ते हैं। कोई दूसरा राइटर वो भी किसी बुक को और अभिलेखों को और बहुत सारे जो पुराने दस्तावेज हैं, लेटर्स हैं, जो सरकारी दस्तावेज हुआ करते हैं, उनको पढ़ते हैं और एक नई बुक लिखते हैं अपने नाम से। तो देखो, एक इतिहासकार की बुक और दूसरे इतिहासकार की बुक, इन दोनों बुक्स में जो इतिहास लिखा गया है, जो हिस्ट्री है, उसमें अंतर हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आप मुझे ब्लेम करें कि नहीं हमारी बुक में तो ऐसा है ही नहीं। तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा जहाँ तक वो इतिहासकार गए हैं। मेरे पास मध्यकालीन भारत में सबसे अच्छी जो बुक है मुझे लगता है वो है सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति, पॉलिटिक्स, सोशल एंड कल्चर। ये बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत डिटेल में मध्यकालीन भारत के जो इतिहास है उसको लिखा है। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसके हिसाब से पढ़ाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों, मध्यकालीन भारत के साथ साथ आधुनिक काल के जो इतिहास की बात करें तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी बुक है, वो है आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम। आप बिपिन चंद्र को भी पढ़ सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक मध्यकालीन भारत के इतिहास की मेरे लिए है वो है मध्यकालीन भारत भाग 2, जिसके संपादक हरिश्चंद्र वर्मा है। और दोस्तों ये एक ऐसी बुक है, इसमें कई सारे जो राइटर्स हैं, जो कई सारे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो हिस्ट्री पर सर्च किया है, जो हिस्ट्री उन्होंने बताई है कई दस्तावेजों को पढ़कर, अभिलेखों को पढ़कर, उनका एक पूरा संकलन है। इसमें एक माला की तरह है ये बुक, जिसमें कई सारे इतिहासकारों को मोती की तरह पिरोया गया है। बहुत शानदार बुक है, बहुत डिटेल हिस्ट्री है इसमें। और जो मध्यकालीन भारत, खासकर अकबर के बाद वाला जो युग है वो इसमें है। बहुत मज़ा आता है दोस्तों, आप इसको ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा मेरे पास मेरे कुछ पर्सनल नोट्स हैं जिनके हिसाब से हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप मुझे ये बिल्कुल ब्लेम नहीं करेंगे कि आपको कैसे पता, हमको कैसे पता, बुक के हिसाब से। ठीक है, तो जो 3rd नंबर के मुगल बादशाह हैं अकबर। अकबर दोस्तों भारत के सबसे महान मुगल बादशाह। कौन? अकबर। भारत के सबसे महान मुगल बादशाह, भारत के सबसे महान बादशाह नहीं, भारत के सबसे महान मुगल बादशाह अकबर। नाम तो सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है जब भी राजनीति की बात आती है। तो अकबर, महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि अकबर को इस्लामिक जो इतिहासकार हैं और उसके साथ साथ जो हिंदू और राजपूत इतिहासकार हैं वो भी महान बादशाह मानते हैं। लेकिन कुछ जो राजनीतिक इतिहासकार हैं वो अन्य इतिहासकारों से मतभेद रखते हैं कि भाई तुम अकबर को इतना महान बता रहे हो, उतना वो है नहीं। और ये बात सही है, अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई अकबर कितना महान था और कितना नहीं था।
तो ये तीसरे मुगल बादशाह हैं कौन? अकबर। पहले बाबर, दूसरे हुमायूं, और हुमायूं के पुत्र हैं अकबर। अकबर की हिस्ट्री को ही हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक क्लास में अकबर को नहीं पढ़ा जा सकता। एक व्यक्ति भी 1 साल तक अगर अकबर पर रिसर्च करे तो उसकी हिस्ट्री को पढ़ना थोड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अकबर को पढ़ने के लिए हमारे पास जो बुक्स हैं उनके हिसाब से हम उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। जन्म से लेकर मरण तक अकबर ने क्या किया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जितनी भी अकबर की नीतियाँ थी सबको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिए पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन समझदारी के लिए तो हमें नॉलेज होना चाहिए। तो देखो, अकबर की कहानी हुमायूं के साथ ही है। हुमायूं जिस समय शेरशाह सूरी से 1540 कन्नौज बेलग्राम के युद्ध को हारने के बाद इधर उधर भाग रहा था, उसी टाइम 15 अक्टूबर, कब? 15 अक्टूबर 1542 को राजस्थान में अकबर का जन्म हुआ। राजस्थान राजपूतों की पवित्र भूमि पर महान बादशाह अकबर का जन्म हुआ। और ये हिंदुस्तान की मिट्टी का कमाल है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको अपने रंग में रंग लेती है। ऐसे महान बादशाह अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा बीरासाला के यहाँ, या बीरसाल। भारत के सबसे महान मुगल बादशाह अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजस्थान के अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ एक राजपूत घराने में हुआ था। लेकिन बाप तो इसका हुमायूं ही है। आजकल ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं अकबर का बाप कौन, तो बाप हुमायूं ही है, ऐसा नहीं है कि बाप और कोई है। ठीक है, अब कहानी ये है दोस्तों, मतलब कहानी नहीं है, रियल हिस्ट्री है ये, कि भाई अकबर का जन्म उस समय हुआ जब 1540 कन्नौज बेलग्राम के खतरनाक युद्ध में शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं पहले आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से मालवा, मालवा से फिर राजस्थान, फिर राजस्थान से कांधार, और कांधार से फिर ईरान भागा था। ये उस समय की बात है। इधर उधर भागते भागते हुमायूं ने गुरु अंगद देव से मुलाकात की, जो सिख गुरु हैं। इस समय सिख धर्म भी आ चुका है। सिख संप्रदाय का उदय गुरु नानक द्वारा किया जा चुका है। तो अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ हुमायूं गया कि हमें मदद दें। और जो हुमायूं के गुरु थे उनकी लड़की थी हमीदा बानो बेगम, उससे शादी की है हुमायूं ने। किससे? हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम, इनसे शादी की और इनको घोड़े पर लेकर कहाँ पर भागे हैं? अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ। इसी दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को, जो आगे चलकर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भारत का सबसे महान मुगल बादशाह बना। तो ये प्रारंभिक इतिहास अकबर का बहुत विस्तृत है। इसमें पानीपत का दूसरा सबसे खतरनाक युद्ध भी शामिल है। तो अब राजस्थान आया हुमायूं, लड़के का जन्म हुआ, तो बीरसाल ने कहा कि हम तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। क्यों? शेरशाह सूरी से हम क्यों दुश्मनी ले तुम्हारे चक्कर में? भले हम तुम्हारे दोस्त हैं लेकिन दुश्मनी थोड़ी ना लेंगे। फिर क्या? तो कहता चलो और भी रास्ते हैं जीवन साथी अपनाने के। तो यहाँ से भागकर वो मारवाड़ भी आया। लेकिन मारवाड़ के जो राजा थे वीरमदेव मना कर दिया, कहते हम भी शेरशाह सूरी से क्यों दुश्मनी लेंगे। तो मारवाड़ के राजा ने भी मना कर दिया। हुमायूं को भागकर कहाँ जाना पड़ा? कांधार। यहाँ पर हुमायूं का भाई
कामरान शासन कर रहा था। अब हुमायूं यहाँ भागकर आया तो हुमायूं यहाँ पर बैठा। इतने में एक सैनिक आया। सैनिक ने बताया कि बादशाह आपके भाई का ऑर्डर आया है कि हुमायूं को पकड़ के उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाए, बच्चे का कत्ल कर दिया जाए और जो हुमायूं की वाइफ है उसको हरम खाने में भेज दिया जाए। हुमायूं को ये बात जैसे ही पता चली, हुमायूं किले के अंदर से बाहर निकला, इतने में उसका बच्चा ज़मीन पर गिर गया। वो ज़मीन पे गिरा तो हुमायूं अपनी पत्नी को लेकर ईरान आ गया। यहाँ ईरान आया, बच्चा कहाँ है? कांधार में कामरान के पास। कामरान ने बहुत अच्छे से अपने भतीजे अकबर का पालन पोषण किया, उसके साथ अच्छा सलूक किया, अच्छा व्यवहार किया, बहुत अच्छे से उसकी परवरिश की। फिर हुमायूं ने 1552 में वापस अटैक कर दिया। ईरानी फौज की सहायता से अटैक किया था। अब यहाँ पे अटैक किया तो कांधार में जो कामरान है उसने अकबर को किले के गेट से लटका दिया। तो हुमायूं ने कहा कि चलो तुम तो अटैक करो, हमारा लड़का मर जाएगा तो मर जाएगा, ऐसा बोल के, और कहता अटैक कर दो। अटैक किया तो जो रस्सी थी वो जली और बच्चा कहाँ गिरा? ज़मीन पर, लेकिन उसको ज़्यादा चोट नहीं आई, बच गया। और फिर 1552 में हुमायूं की मुलाकात अकबर के साथ हो गई। ये शुरुआती कहानी है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुमायूं को पता है कि यहाँ पर शेरशाह सूरी का लड़का इस्लाम शाह सूर शासन कर रहा है। इस टाइम हुमायूं की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वो मरा उसके बाद हुमायूं आया, उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा, सिकंदर शाह सूर को परास्त किया और उसको हराने के बाद वापस दिल्ली पर जब कब्जा किया तो वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। जो उसने शेर बनवाया था दीन पनाह, जो पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम वहाँ से गिरकर उसकी मौत हो गई। इसलिए इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं अपने जीवन में लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मौत हो गई। अब यहाँ आगरा है, दिल्ली है, और यहाँ पर चुनारगढ़ में आदिल शाह है। आदिल शाह और उसका जो सेनापति है हेमू 22 लड़ाई लड़ता है और एक भी लड़ाई नहीं हारता। ये लड़ाई लड़ने भी भेजने वाला है किसको? दिल्ली पे आक्रमण करने हेमू को। कौन भेजने वाला है? ये आदिल शाह। और हेमू सोच लो गुलामी में इतना मस्त है कि वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं खुलकर एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर लूँ, अपने आप को स्वतंत्र राजा बना लूँ। आदिल शाह की क्या हैसियत है हुमायूं ये अपने हेमू के सामने। लेकिन हेमचंद ने ये कोशिश नहीं की। तो चुनारगढ़ से कौन गया? हेमू। इस समय अकबर मात्र 13 साल 4 महीने का है। युद्ध लड़ने की स्थिति में वो है ही नहीं, वो तो बच्चा है, वो कहाँ से युद्ध लड़ेगा। और बाप के मरने के बाद 1556 में ही हुमायूं को कालानौर के निकट, हुमायूं को कहाँ? गुरदासपुर के कालानौर के पास। कहते कि आज से आप मुगल बादशाह हैं। अब एक बच्चा मुगल बादशाह है, लेकिन संरक्षक और वफादार व्यक्ति कौन है? बैरम खां। अकबर को बनाने वाला तो बैरम खां ही है। बैरम खां ने कहा कि युद्ध लड़ा जाएगा, आज से हम तुम्हारे खाने खाना है, यानी कि मुख्य प्रभारी हैं, यानी कि तुम्हारे उस्ताद हैं, ये बोल दिया। बैरम खां को अकबर का शिक्षक और उस्ताद हुमायूं ने ही बनाया था। अब बैरम खां ने कहा कि भाई युद्ध तो लड़ा जाएगा, हम तो युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि भागकर इधर जा नहीं सकते, ईरान भी नहीं जा सकते और इधर भी नहीं जा सकते। एक ही रास्ता है कि केवल युद्ध लड़ा जाए चालाकी से। तो अकबर ने भी कहा है ठीक है। तो अब हेमू है और एक तरफ कौन है? बैरम खां है। पानीपत हरियाणा,
5 नवंबर को 1556 पानीपत के मैदान में बैरम खां और अकबर की टीम है, और एक तरफ है हेमू की टीम। पहला युद्ध हुआ। पहले युद्ध में एक तरफा दिल्ली के पास, पानीपत में अभी मामला नहीं पहुंचा है, दिल्ली के पास ही हेमू ने पूरी मुगल बादशाह को और मुगल बादशाह की पूरी टीम को एक तरफा हरा दिया, और हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी बैरम खान ने यह कहा कि नहीं, युद्ध तो होगा, एक बार फिर होगा। फिर दूसरा युद्ध हुआ है 5 नवंबर 1556 को, जिसे पानीपत का सबसे निर्णायक और सबसे महान युद्ध माना जाता है। इस दूसरे युद्ध में भारत का भाग्य तय हुआ। इस युद्ध में अकबर और बैरम खान ने युद्ध नहीं लड़ा है, वो दोनों 20 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे, ये बात जानकीन ने बताई है। लेकिन इस युद्ध में हेमू की आंख में एक तीर लगा और हेमू घोड़े से नीचे गिरा। पूरी अफगान सेना भाग गई और अफरा तफरी मच जाने के कारण हेमू पकड़ा गया। हेमू की गर्दन किसने काटी? बैरम खान ने काट दी। काटने के बाद उसके सिर को दिल्ली भेजा गया, उसके धड़ को कांधार भेजा गया, कांधार से काबुल भेजा गया, और वहाँ का जो गेट था किले का, उसके ऊपर लटका दिया गया। आज मुगल बादशाह कौन है? अकबर। और जो अपना हेमू के पिताजी हैं, जो उनकी वाइफ थी, उनके साथ भी यही किया। हेमू के बुजुर्ग पिता की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कई राजपूतों के सिरों की मीनार बना दी गई अकबर द्वारा। ये शुरुआती जो तबाही अकबर ने मचाई, इसको इतिहास भूल नहीं सकता। ये एक धब्बा है अकबर के ऊपर कि अकबर ने ऐसा काम भी किया, लेकिन अकबर उस समय छोटा था। ये जो सत्ता इस समय अकबर के पास नहीं है, ये बैरम खां के पास है, तो हम इसके लिए अकबर को दोष दें तो वो गलत होगा। तो ये पानीपत के युद्ध तक की जो कहानी है वो ये थी। यहाँ तक अकबर अभी सत्ता में नहीं आया है, बैरम खान अभी सत्ता का उपभोग कर रहा है। इसके बाद की कहानी देखो। अब कहानी शुरू होती है अकबर की। कहानी अब शुरू होती है। अकबर अभी तक आया नहीं है फिल्म में। फिल्म में अकबर अब आएगा। तो देखो, दिल्ली, आगरा, राजधानी तो आगरा में चलती है। ये जो आगरा है, यहाँ पर अब मुगलों का कब्जा हो गया फिर से। मुगल काल एक बार फिर से शुरू हो गया, और इस समय 1556 से 1605 शासन करने वाला है कौन? अकबर, महान मुगल बादशाह अकबर। अब अकबर के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। अकबर को विरासत में शुरू में ही कांटों का ताज मिला। सुख कहाँ था उसके जीवन में? कैसे मिला है ये देखो। अब आप अपना जो अकबर था, पहले तो कांधार में फंसा रहा, उसके बाद पानीपत का युद्ध, छोटी उम्र में पिता का साया सिर पे नहीं है, बादशाहत इसके पास है, तो कांटों का ताज मिला है। और जो मुगल बादशाहत एक बार फिर भारत में जो स्थापित हुई है, ये भी सुख भरी नहीं है अकबर के लिए। अकबर इसमें भी बहुत परेशान होगा। अकबर के साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं हमारे पास, उसमें धार्मिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की राजनीति धार्मिकता पे ही डिपेंडेंट है पूरी तरह से। राजनीति का जो बेस है वो धर्म ही है हमारे देश में। तो धार्मिक नीति को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक मुसलमान है, कट्टर सुन्नी मुसलमान। लेकिन कट्टरता अकबर में है या नहीं है, ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो धार्मिक नीति को हम पढ़ेंगे। राजनीति तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये सारा राजनीतिक इतिहास ही है जो हमारा अभी चल रहा है, जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई। इसके बाद पहली बार राष्ट्र की
संकल्पना। अकबर के समय आकर पहली बार एक राष्ट्र की संकल्पना भारत में आने वाली है। चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर के बाद अब एकमात्र व्यक्ति आया है, कौन, जो एक राष्ट्र शब्द लाने वाला है, वो है अकबर। इसके बाद एक कल्याणकारी राज्य की बात करें हम, अकबर एक ऐसा राज्य भी बनाना चाह रहा है कि जो कल्याणकारी हो, जो अपनी जनता के लिए बहुत सुखदायक हो। ये चीजें हमें कहां से पता चल रही है? बुक से। मैं कुछ भी चीज मन से नहीं बता रहा हूं। इसके बाद बात करें तो दीन इलाही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास। अकबर का राजपूतों से संबंध, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद वास्तुकला है, समाज है, अर्थव्यवस्था है, इतनी सारी चीज़ें कि अकबर को हम एक क्लास में तो कभी पढ़ ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लें बहुत मुश्किल है कि हम एक क्लास में इसको पढ़ पाएँ। एक एक पेज, एक एक लाइन, हजारों दस्तावेजों को पलटने के बाद इतिहासकार लिखते हैं और हम इसे एक घंटे में पढ़कर खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, अकबर को जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है अकबरनामा। इसे खुद अकबर ने अपने नेतृत्व में बनवाया है और कुछ इतिहासकार इसलिए एक बहस के मुद्दे में फंसे रहते हैं कि भाई अकबरनामा की जो ऐतिहासिकता है, जो सच्चाई है या जो उसका प्रूफ है, हम उसको कैसे मान लें? ये एक इतिहास का एविडेंस कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने ही बारे में अपनी ही अच्छी बातें लिखवा रहा है, इसमें बुराई नहीं है, इसमें जो व्यक्ति हैं वो अकबर के दरबारी हैं, तो इसको हम एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक ऐतिहासिक साक्ष्य कैसे मान लें? क्योंकि अबुल फजल ने इसको लिखा है और अकबर के कहने पर लिखा है, और 40 साल का जो इतिहास है अकबर के 1526 के बाद का, जो 40 साल का इतिहास है, केवल वही मिलता है, बाकी के 20 साल का इतिहास गायब है। तो कैसे हम अकबरनामा पे विश्वास कर लें? तो अकबरनामा के बाद बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनका ब्रिटिश शासन में और कई सारी भाषाओं में, चाहे हम फारसी की बात करें, चाहे हम हिंदी की या इंग्लिश की बात करें, इन सब में भी उनका क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है। तो ये माना जा सकता है कि अकबरनामा एक अच्छा एविडेंस है, एक अच्छा साक्ष्य है। इसके हिसाब से हम अकबर की ऐतिहासिकता की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रारंभिक जीवन पढ़ रहे हैं, इन सबको भी हम पढ़ेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों अकबर की हिस्ट्री को पढ़ने में, बस आप सब्सक्राइब करके रखें। तो देखो, ये सिलेबस है जो हमें अकबर के साथ पढ़ने हैं। अब अकबर बादशाह है भारत का, और बादशाह बनते से ही बैरम खान ने चारों तरफ सेनाएं भेजी है कि जाओ भारत को जीतो। अकबर ने एक महान आगरा के महल की नींव रख दी है और बहुत भव्य महल बनने वाला है। और ये वो लोग हैं जो कुलीनों की तरह रहते हैं। भारत में अंग्रेज आए, भारतीयों को क्या कहा? नीच कहा। भारत में मुगल आए, भारतीयों को क्या कहा? नीच कहा। क्या नीच थे हम? ये बात भी तो है। जो आता है नीच कह के चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम रेहला भी देखें ना, जो इब्न बतूता ने लिखी है, उसमें भी सती प्रथा, यानी कि एक स्त्री को ढोलों की, नगाड़ों की ताल पर ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती उसे आग में जलाया जा रहा है। ऐसी चीज़ों को देखकर कौन हमें नीच नहीं कहेगा? कहेगा। तो जो आता है वो नीच कहता है। मुगल भी हमें नीच बोल रहे हैं। ठीक है, तो भव्य महल बन रहा है, चारों तरफ सेनाएं गई हैं और साम्राज्य का विस्तार आज से शुरू है। साम्राज्य का विस्तार हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे बैरम खां का
संरक्षिता का काल। इससे 1556 से 1560 तक शुरू करके हम ख़त्म कर सकते हैं। बैरम खां के संरक्षिता का काल। इस समय अकबर बहुत छोटा है, 13-14 साल की उम्र है। वो कैसे शासन प्रशासन चलाए? हुमायूं ने उस्ताद और शिक्षक किसको नियुक्त किया था? बैरम खां को। तो बैरम खां अभी शासन प्रशासन को चला रहा है। 1556 से 1560 तक बैरम खां का प्रभाव भारत में मुगल बादशाहत में रहता है, इसलिए इसे बैरम खां की संरक्षिता का, क्योंकि अकबर का संरक्षक भी है इसलिए संरक्षिता का काल कहा जाता है। अकबर एक सुन्नी मुसलमान था, जबकि अकबर के साथ के जो लोग थे वो कुछ ईरानी थे, कुछ उज्बेक थे, कुछ लोग तुर्की थे। तो इनकी आपस में बनती भी नहीं थी, एक दूसरे से ये झगड़ा भी करते थे। और जिसमें बैरम खां एक शिया मुसलमान है, तो अकबर के साथ के जो सुन्नी मुसलमान है वो शिया से जलते थे और ये बार बार कहते थे कि बैरम खां एक सही व्यक्ति नहीं है, वो धार्मिक रूप से कट्टर है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैरम खां एक धार्मिक संप्रदाय की जो सद्भावना थी उसके अंदर बहुत कूट कूट के भरी थी। अब बैरम खां का जो संरक्षिता का काल है, इसमें अबुल फजल बताते हैं कि जो बैरम खां का धम्म था यानी घमंड था, इसके कारण बैरम खां का पतन हो गया। कैसे? ये बात समझो। अब आप 1556 से 1560, अकबर की उम्र कितनी है? 14 साल। बादशाह तो छोटा सा है, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा भी तो हो रहा है। हर छोटी छोटी बात पे झगड़े होते थे। अकबर ने एक गिलास पानी भी मन से पी लिया तो बैरम खां जाके कह रहा है कि चांदी के गिलास में क्यों नहीं पिया, स्टील के गिलास में क्यों पिया है। अकबर मन से सिगरेट पी ले रहा है तो भी कह रहा है कि तुमने गोल्ड फ्लेक क्यों पी, मिंट क्यों नहीं पी, तो ऐसा बोल रहा है। तो छोटी छोटी बात पर झगड़े होते थे। और इस समय बैरम खां ही पूरी बादशाहत को संभाल रहा है और अपने मन के मुताबिक काम भी कर रहा है। अबुल फजल बताते हैं कि वो दम्भी हो चुका था बैरम खां, घमंड में चूर हो गया था कि उसको सत्ता का गुमान हो गया था, ये बताते हैं। तो अकबर ने क्या किया? आगरा शिकार करने जाने के बहाने दिल्ली गया। अकबर आगरा शिकार करने के बहाने कहाँ गया? दिल्ली गया। और दिल्ली से एक फरमान जारी करता है कि सारे के सारे अमीर, सारे के सारे तुर्की सरदार, सारे के सारे गुलाम, सारे के सारे जो भी मेरे साथ के लोग हैं, मेरी अधीनता स्वयं आकर स्वीकार कर लें, ये बादशाह का आदेश है। बैरम खां ये समझ गया कि अकबर चाहता है कि अब सत्ता उसके हाथ में चली जाए। यहाँ पर बैरम खां ने खुशी से ये कबूल कर लिया कि हाँ मैं आपके अधीन हूँ बादशाह, आप आज से बादशाह हैं। बैरम खां ने ये मान लिया। लेकिन बैरम खां के जो साथी लोग थे वो बैरम खां को भूत चढ़ाने लगे। और कोई भी बैरम से कह रहा है तम्बाकू मल के देना, बैरम खां की कोई इज्जत नहीं कर रहा। 6 महीने तक बैरम खां को बहुत परेशान किया, उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो विद्रोह करे। इसने विद्रोह कर दिया और आने वाले 6 महीने तक एक सेना के साथ आगरा में विद्रोह करता रहा। लेकिन अकबर ने बैरम खां पे कभी भी सैनिक प्रहार करने की कोशिश नहीं की, इज्जत करता था, बाप समान है यार। तो बैरम खां अब विद्रोह कर रहा है। 6 महीने तक सल्तनत उलझ गई है। कहाँ पर? बैरम खां के विद्रोह में। तो अकबर ने समझाया, सेना को भेजकर समझाया, अबुल फजल को भेजा, कई लोगों को भेजा और समझाया कि यार आप ऐसा मत करो, आप आ जाओ वापस टीम में, बादशाह आपको बुला रहे हैं। तो बैरम खां मान गया और बैरम खां वापस गया। कहाँ? अकबर के पास। वापस जब अकबर के पास आया, ये बात है 1558 की। वापस जब बैरम खां अकबर के पास आया तो अकबर ने उसको बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान पूर्वक उसका स्वागत किया, उसको खाना वाना खिलाया, पानी वानी दिया, बैठाया, नाच वाच दिखाया, सब करवाया ताकि ये अपना बैरम भाई मान जाए।
बैरम खां से कहा है कि एक काम करो कि या तो तुम हमारे सलाहकार बन जाओ, पर्सनल सलाहकार, या फिर आप चंदेरी, कालपी, धौलपुर कहीं भी जाकर सूबेदारी संभाल लो, या फिर आप मक्का मदीना चले जाओ, आपकी उम्र भी हो गई है। ये 3 ऑप्शन दिए। बेइज्जती करना नहीं चाह रहा था बैरम खां, इसलिए 3 ऑप्शन दिए। दिमाग देखो आप, अकबर इतना सा भी पढ़ा लिखा नहीं था, उसको अक्षर ज्ञान नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन उसके बाद भी आप बुद्धि देखो, भारत का महान बादशाह बना है अकबर अनपढ़ होने के बाद। तो बैरम खां ने कहा है कि ठीक है मैं मक्का मदीना जाऊंगा, क्योंकि बैरम खां को घमंड था। तो बैरम खां मक्का मदीना जा रहा था, तो पाटन के पास गुजरात में मुबारक खां ने पाटन के पास बैरम खां की हत्या कर दी 1560 में। और हत्या क्यों कर दी? क्योंकि बैरम खां ने मुबारक खां के पिता इबादत खां की हत्या कर दी थी, जबकि अकबर ने मना किया था कि हम इसको नहीं मारेंगे। फिर भी बैरम खां ने अकबर की बात नहीं मानी और उसकी हत्या कर दी। उसी का लड़का था मुबारक खां। मुबारक खां बहुत दिनों से इस फिराक में था कि कब मुझे बैरम खां से बदला लेने का मौका मिले। तो बैरम खां की जो पत्नी थी और जो उसका लड़का था अब्दुल रहीम, बैरम खां की पत्नी और लड़का अब्दुल रहीम इन दोनों को कहाँ रख लिया? अपनी शरण में ले लिया। और ये अकबर की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि अकबर अगर किसी ने माफ़ी मांग ली तो अकबर उसको इतना प्रेम करता था, उसका इतना सम्मान करता था, उसका इतना आदर करता था कि कुछ कह नहीं सकते हम, हद पार मतलब। लेकिन किसी ने अकबर के साथ बेईमानी की तो अकबर से ज़्यादा बुरा सलूक भी कोई नहीं करता था। तो उसकी पत्नी को और अब्दुल रहीम को शरण में ले लिया, संरक्षण में ले लिया। और यही अब्दुल रहीम आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना बनेगा, जो अकबर के सैनिक और असैनिक सभी कामों में अकबर का बहुत साथ देता है। अब्दुल रहीम खाना ये अकबर के 9 रत्नों में से एक है। ठीक, तो ये दोनों कहाँ हैं? अब अकबर की शरण में। ये बैरम खां के संरक्षिता का समय है 1560 से 1567 तक। एक और समस्या है जिसे पेटीकोट समस्या कहा जाता है। कौन सी समस्या? पेटीकोट समस्या। पेटीकोट शासन 1560 से 1567 तक। 1567 कई बड़े बड़े राज्यों को जीत चुका है अकबर। 1567 तक सेना कई बड़े बड़े राज्यों को जीत चुकी है। महल बनाए जा रहे हैं, धार्मिक नीति स्थापित की जा रही, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन अभी अकबर परिवार में भी फंसा है। पेटीकोट शासन, जो दादी थी महम अनगा और इनका जो पति था शमशुद्दीन, ठीक है, इसकी जो लड़की थी जीजी अनगा। महम अनगा वो औरत हैं, वो महिला हैं जिन्होंने अकबर का पालन पोषण किया था। माँ का प्यार, सब कुछ A to Z। ये एक ढाई माँ थी, किसकी? अकबर की। महम अनगा अपने आप को एक वकील मानती थी, एक बहुत समझदार लेडीज मानती थी और राजनीति में कई बार हस्तक्षेप करती थी। लेकिन अकबर की जो मंशा हुआ करती थी, अकबर की जो चाहत हुआ करती थी, वही शासन प्रशासन में अपना योगदान करती थी। यानी कि ये जो कह रहे हैं वो अकबर नहीं मानेगा, जो अकबर कह रहा है वही मानेगा। लेकिन कुछ राज परिवार की स्त्रियां हैं जिनका प्रभाव होने के कारण पेटीकोट शासन की कई इतिहासकार बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जो अकबर कहता था वही होता था, नहीं तो अकबर का साम्राज्य तो कब का मिट गया होता। काहे का मुगल बादशाह, फिर काहे का महान बादशाह। ठीक है, इसके बाद विद्रोह, बैरम खां का विद्रोह और परिवार में ये घर की लड़ाई। तो इसके बाद जो विद्रोह हुआ
वो उज़्बेकों ने करना शुरू कर दिया और अकबर को अपनी राजधानी जौनपुर के पास ले जानी पड़ी, जौनपुर ले जानी पड़ी। बैरम खां को देख के बाकी सब कहने लगे यार हम भी विद्रोह कर सकते हैं, हमसे किसने मना करा है, कि ठीक है। तो उज़्बेकों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उज़्बेक है ना ये नहीं चाह रहे थे कि यार एक बच्चा हम पे शासन करे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि अकबर है वो। तो एक बच्चा शासन करे ये बात उनको सहन नहीं हो पा रही थी, तो उज़्बेकों ने विद्रोह कर दिया। वो गया सीधा अकबर उज़्बेकों से लड़ाई करने। इधर पता चल रहा है कि काबुल पर मिर्ज़ा हाकिम ने, जो अकबर का एक भाई है, मिर्ज़ा हाकिम ने आक्रमण करके काबुल पर कब्जा कर लिया, पंजाब में घुस आया और इसके बाद उसने लाहौर पर घेरा डाल दिया। देखो, तो उज़्बेकों से युद्ध किया, उनको हराया और उनको हरा के लाहौर निकला। लाहौर आ रहा है, लाहौर से उसने युद्ध लड़ा, विद्रोह को दबाने की कोशिश की, लेकिन विद्रोह में दबाने में सफल नहीं हो पाया। अकबर वापस जा रहा है, इस समय इलाहाबाद के पास पहुंचा और भयंकर बरसात हो रही है, बहुत खतरनाक पानी गिर रहा है और यमुना जो नदी है वो अपनी उफान पे है। उज़्बेकों ने सोचा कि अकबर क्या पार कर पाएगा यमुना नदी। पूरी सेना के साथ भरी तूफान में भरी उफनी हुई यमुना नदी को पार कर दिया और उज़्बेकों को भूचक्का कर दिया और एक तरफा हरा दिया। और इस बार अकबर ने पूरे के पूरे साम्राज्य को एक केंद्रीकृत शासन के तहत रहने में मजबूर कर दिया। अब मुगल बादशाहत शुरू। अकबर अब पूरी तरह से अकबर हर चीज़ के लिए तैयार है, सारे विद्रोह जो भी परेशानी आती सब खत्म। अब अकबर हर काम के लिए तैयार है। तो आप भी अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में अकबर का साम्राज्य विस्तार, अकबर की भारत विजय को पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।